एक राज्यसभा की सीट जो बहुत बड़ा बहुमत कांग्रेस के पास होने के बावजूद भी वो हार गए, तो नैतिकता तो रही नहीं सत्ता में रहने की। लेकिन फिर भी टेक्निकल ग्राउंड पर वो सत्ता में है। लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में अब आने वाले समय में अगर ये 6 उपचुनाव के बाद 3 उपचुनाव और होने की संभावना लग रही है, क्योंकि 3 निर्दलीय विधायक है जिन्होंने त्याग पत्र दे रखा है और स्पीकर ने एक्सेप्ट नहीं किया है। अगर ये भी हो जाते हैं और उसमें हम जीत जाते हैं तो बिल्कुल जनादेश जो है वो एक तरह का वो कांग्रेस के खिलाफ होगा, और कांग्रेस के खिलाफ मतलब वो बहुमत हो जाएंगे। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि सोने पे सुहागा होने जा रहा है। आप हिमाचल की 4 सीटें भी जीत रहे हैं और सत्ता पर भी आप काबिज होने वाले हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि इस बार वोट एक होगा, वोट एक दे रहे हैं हम लोग, मतलब जैसे मंडी होती, लेकिन 2 संभावना 2 सरकार बनने की है, एक दिल्ली की और एक हिमाचल प्रदेश की। इसके बाद सब लोग ईवीएम पे उंगली उठाने लग जाएंगे। हाँ, निश्चित रूप से कांग्रेस के लोग तो यही, विपक्ष के लोग तो इसी बात को लेकर के वो तैयारी अब से मुझे लगता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा और हम हैं हिमाचल प्रदेश के मंडी में। इन दिनों मंडी लोकसभा सीट जो है ये काफी चर्चा में रही और हमने लगातार जयराम ठाकुर जी को देखा, जिन्होंने पूरे हिमाचल प्रदेश में लगातार चुनावी प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। हमारे साथ जयराम ठाकुर जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत। जी धन्यवाद, थैंक यू। हम देख रहे थे लगातार आप चुनावी रैलियों में लगभग 85 से ज्यादा रैलियां कर चुके हैं, 1000 से ज्यादा बड़ी जनसभाएं कर चुके हैं। जबरदस्त तरीके से आपने पूरा एकदम जोश और दमखम दिखाया। क्या कुछ पाया आपने जनता के बीच में? देखिए, अब की बार किस चुनाव में थोड़ा कुछ चीज़ें अलग तरह की हम देख रहे थे। एक तो हिमाचल प्रदेश में थोड़ा अलग इसलिए कि 4 लोकसभा के साथ 6 उपचुनाव भी साथ हैं विधानसभा के, और उन उपचुनाव का भी बहुत बड़ा एक महत्व है उस दृष्टि से, क्योंकि अगर हम सभी सीटों पर जीतते हैं तो कांग्रेस की सरकार संकट में आ जाएगी। दूसरी बात, जहां इस चुनाव में एक चीज़ देखने को मिली कि आमतौर पर आमने सामने जब मुकाबला होता है तो सरकार बनाने की क्लेम दोनों तरफ से होती है। इस बार दूसरी तरफ से क्लेम ही नहीं है ऑपोजिशन की ओर से, जो इंडी गठबंधन की अगर हम बात करें तो वो इस स्थिति में नहीं हो पा रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे और हम सरकार बनाएंगे तो प्रधानमंत्री बनाएंगे, तो इसका जिक्र ही नहीं है। तो हमारे लिए थोड़ा सरल क्या बहुत मतलब आसान हो गया कि देश के बीच में जो एक माहौल बन गया है चुनाव से पहले ही, कि देश में चुनाव का परिणाम अभी आना बाकी है, लेकिन नतीजे पर देश पहुंच चुका है कि आएंगे तो मोदी ही। ये एक बहुत बड़ा अंतर है इस चुनाव के कैंपेन में, बहुत बड़ा अंतर है। तो ये सबसे बड़ी बात है हमारे लिए, जिससे हमको बहुत बड़ी ताकत मिली है आगे बढ़ने के लिए, हौसला और पार्टी का नेतृत्व। तो सबसे बड़ी बात जब इस प्रकार का होता है, और जो हमारे कैंपेन के लिए बहुत उसमें सुविधा होती है, और उसमें कैंपेन में बहुत बड़ी एक हमको सुविधा मिली, उसमें कैंपेन को बहुत बड़ी एक ताकत मिली, ऊर्जा मिली मोदी जी के नेतृत्व में, जो 10 वर्ष का कार्यकाल है उसकी वजह से। जयराम ठाकुर जी, आप हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, और अगर हम उपचुनावों की बात करें 6 सीटों पर 1 जून को उपचुनाव भी होना है। आप पूरी तरह से आश्वस्त हैं अगर वो बीजेपी जीतती है तो हिमाचल की सत्ता भी यहाँ पर बदल जाएगी और बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब हो पाएगी? देखिए, एक बात तो हमको मान के चलना पड़ेगा कि हिमाचल प्रदेश में जो पॉलिटिकल टर्मोइल पिछले दिनों हुआ है उसके कारण सत्ता तो कांग्रेस के पास टेक्निकल ग्राउंड्स पर है, लेकिन सही मायने में सत्ता है ही नहीं। एक राज्यसभा की सीट जो बहुत बड़ा बहुमत कांग्रेस के पास होने के बावजूद भी वो हार गए, तो नैतिकता तो रही नहीं सत्ता में रहने की। लेकिन फिर भी टेक्निकल ग्राउंड पर वो सत्ता में है। लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में अब आने वाले समय में अगर ये 6 उपचुनाव के बाद 3 उपचुनाव और होने की संभावना लग रही है, क्योंकि 3 निर्दलीय विधायक है जिन्होंने त्याग पत्र दे रखा है और स्पीकर ने एक्सेप्ट नहीं किया है। अगर ये भी हो जाते हैं और उसमें हम जीत जाते हैं तो बिल्कुल जनादेश जो है वो एक तरह का वो कांग्रेस के खिलाफ होगा, और कांग्रेस के खिलाफ मतलब वो बहुमत खो जाएंगे। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि सोने पे सुहागा होने जा रहा है। आप हिमाचल की 4 सीटें भी जीत रहे हैं और सत्ता पर भी आप काबिज होने वाले हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि इस बार
वोट एक होगा, वोट एक दे रहे हैं हम लोग, मतलब जैसे मंडी को, लेकिन दो संभावना, मतलब संभावना दो सरकार बनने की है, एक दिल्ली की और एक हिमाचल प्रदेश की। उसके बाद सब लोग ईवीएम पे उंगली उठाने लग जाएंगे। हाँ, निश्चित रूप से कांग्रेस के लोग तो यही, विपक्ष के लोग तो इसी बात को लेकर के वो तैयारी अब से मुझे लगता है करना ही शुरू कर दिया कि ईवीएम खराब है, ईवीएम खराब है। यही एक बात मुझे लगता है कि आने वाले समय में अब आपको देखने को मिलेगी। 1 तारीख के बाद थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू करेंगे और 4 तारीख के बाद तो फिर बहुत ज़्यादा बोलना शुरू कर देंगे, ईवीएम हैक हो गया, ईवीएम खराब है। और इसलिए हमने पहले ही कह दिया था कि ये सारा जो है वो ईवीएम को बंद करना चाहिए और पोस्टल बैलेट, मतलब इससे जो है वो जैसे वोटिंग जो होती है बैलेट पेपर से होनी चाहिए, उस तरह से करना चाहिए। अच्छा ये बताइए जयराम जी, अगर हम मंडी लोकसभा की बात करें तो यहाँ पर इंटरनल कुछ नाराजगी भी लोगों की देखी गई है। क्या ऐसा है कि स्टेट लीडरशिप ने पूरी तरह से सहयोग कंगना रनौत को नहीं दिया है? उनका ये मानना था कि कई सारे लोग हैं जो काफ़ी सालों से मेहनत कर रहे थे, टिकट उन्हें नहीं मिली, कंगना को मिल गई और उनके सामने विक्रमादित्य हैं। आपको लगता है कि यहाँ पर टफ फाइट नहीं है, क्या जीत पाएंगे? देखिए, चुनाव तो चुनाव है, हमको ये मान करके चलना पड़ेगा कि चुनाव है तो मुकाबले के लिए तो दोनों पार्टी की ओर से जोर होता है। हिमाचल एक ऐसा प्रदेश है जहाँ आमने सामने मुकाबला होता है, बीच में कुछ नहीं होता है। और ये मुकाबला में आमने सामने चारों सीटों पर हमारे यहाँ पर। और मैं देख रहा हूँ कि जहाँ पार्टी के कैडर की बात करें, पार्टी के कैडर में थोड़ी बहुत बात आती है, थोड़ी शुरू के दौर में जब नए आदमी को टिकट मिलता है, लेकिन उसके बावजूद नहीं है। अब सब लोगों को हमने एक सप्ताह के अंदर, एक हफ्ते के अंदर अंदर हमने सब लोगों को मैनेज कर लिया था। सब लोग बैठे, सब लोग पार्टी के काम में लगे और जुट करके, एकजुट होकर के काम किया। और बहुत मेहनत। कंगना रनौत जो अपने भाषण से वोटर्स को अपनी तरफ खींच पाई हैं या कुछ गंभीरता दिख पाई है, या लोगों को लग रहा है कि हाँ हमारी सांसद तो ऐसी होनी चाहिए? देखिए, एक बात तो आप मान करके चलिए, कंगना रनौत तो फिल्म जगत में एक चेहरा है जो जाना पहचाना चेहरा है और फिल्म जगत में उनका एक कंट्रीब्यूशन है। और उस बात को लेकर के तो हमारे सब लोग इस बात को जानते, अच्छी तरह से जानते हैं। राजनीति में नए होकर के बहुत सारी चीज़ें उन्होंने एकदम तेज़ी से सीखी हैं, समझी हैं। एक एक्सपेरिमेंट है बीजेपी। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत जल्दी वो सारी चीज़ें समझ। विक्रमादित्य ने जो कंगना रनौत को लेकर टिप्पणी की, उसके बाद उनका ये कहना था कि महिलाओं का अपमान हुआ, कंगना रनौत ने ये कहा, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या इसका वोट बैंक पर कोई असर पड़ेगा? निश्चित रूप से कुछ टिप्पणियां उन्होंने अनावश्यक रूप से की हैं, जिसका कोई मतलब नहीं बनता था। और ये प्रॉब्लम है थोड़ी कि मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर हमने हिमाचल प्रदेश में देखा कि जाति इश्यूज पर, जो यानी कि छोटे मुद्दे पर व्यक्तिगत रूप से टिप्पणियां होना जो है, मैं समझता हूँ कि वो दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन वो लोग ये कह रहे हैं कि हम तो जमीनी मुद्दों पर बात कर रहे हैं, हम ओपीएस पर बात कर रहे हैं, हम नौकरियों पर बात कर रहे हैं, महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, और ये बीजेपी वाले सिर्फ राष्ट्रवाद के मुद्दे पर बात कर रहे हैं। हिमाचल की जनता को जो जमीनी सहूलियत देगा उसी को चुनेंगे वो। देखिए, सीधी सी बात है, ये चुनाव देश का चुनाव है। देश की सरकार बनेगी, देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। स्थानीय मुद्दे अपनी जगह होते हैं, उनका भी एक असर होता है, उनका भी महत्व है, लेकिन बड़ा महत्व तो है राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में। और उसमें क्या मुद्दे हैं आज की तारीख में? उसमें मुद्दे हैं कि 10 साल में मोदी जी ने काम किया कि नहीं किया। तो लोग बोलते हैं हाँ किया, बहुत ज़्यादा किया, जितना आज से पहले कभी नहीं हुआ उतना किया। और इसके बाद दूसरी बात आती है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को एक पहचान मिली, सम्मान मिला? तो लोग सब बोलते हैं कि हाँ मिला, और आज से पहले कभी नहीं ऐसा मिला। भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है वो मजबूती मिली, तो सब बोलते हैं कि हाँ हर क्षेत्र में आपका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन हुआ है, बहुत ज़्यादा रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन हुआ है। और उसके बाद बाई एयर कनेक्टिविटी आपको बताऊँ किस स्तर पर हुई है। हेल्थ सेक्टर में बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ सेक्टर में बहुत बड़ा एक्सपेंशन जो है हुआ है। मतलब हिमाचल की जनता ये उम्मीद ना करे कि उनको नौकरी मिले या ओपीएस की योजना आगे भी लागू रहे। अगर आपकी सरकार आती है यहाँ पर, तो क्या जो ओपीएस शुरू किया है कांग्रेस ने, उसको आप निरंतर बढ़ा के रखेंगे या रोक लगाएंगे? देखिए, एक बात मान करके चलिए, मैं इस बात में बड़ा जरूर कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव हो रहा है, ये देश का चुनाव, मैंने इसलिए कहा कि उसका महत्व ज़्यादा है। जहाँ ओपीएस की, यहाँ हिमाचल की, तो अगर ओपीएस की बात करेंगे, ये गारंटी की बात करेंगे, तो हम इस बात की भी तो हम पूछ रहे हैं कि जो 1500 रुपये आपने महिलाओं को देने की बात की थी, उसका क्या हुआ?
आपने गोबर 2 रुपए खरीदने की किलो खरीदने की बात कही तो उसका क्या हुआ? आपने दूध 80 रुपए और 100 रुपए लीटर के हिसाब से खरीदने की बात कही तो उसका क्या हुआ? आपने 5 लाख नौकरी की बात कही तो उसका क्या हुआ? आपने 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही तो उसका क्या हुआ? ये भी तो मुद्दे हैं। और ओपीएस में बहुत बड़ा जो है धोखा होने वाला है कर्मचारियों के साथ, क्योंकि ओपीएस में जो अभी तक का जो प्रोविज़न है उस प्रोविज़न के अंतर्गत तो ये है कि 50% ऑफ द टोटल जो लास्ट पे ड्रॉन जो होती है उसका मिलता है पेंशन में। लेकिन अब ये क्या है, फाइल मूव कर दी है जिसमें इन्होंने तय कर दिया है 50% नहीं देंगे, 30% देंगे। ये बहुत बड़ा धोखा कर्मचारियों के साथ है। ठीक लोकसभा के चुनाव के बाद ये प्रस्ताव कैबिनेट में जाने वाला है, कैबिनेट में इसकी अप्रूवल होने वाली है और कर्मचारी अपने आप को महसूस करेंगे। कर्मचारियों को डीए नहीं मिला, कर्मचारियों को एरिया नहीं मिले, कर्मचारियों को मेडिकल रिम्बर्समेंट का पैसा नहीं मिल पा रहा है, कर्मचारियों को वक्त पर सैलरी नहीं मिल रही। तो ऐसे मुद्दे तो हैं जिन मुद्दों पर जवाब देना है। ठीक है जयराम जी, अभी हमीरपुर की अगर हम बात करें तो वहाँ 55 लाख रुपए मिले थे और कांग्रेस ने कहा था कि बीजेपी का ही बंदा है जिसके बाद से चुनावों में ये पैसा मिला है और इस पैसे की खपत हो रही थी, चुनावों में इस्तेमाल हो रहा था। इस पर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। देखिए, एक बात मान करके आप चलिए कि जो हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी है वो इतना झूठ बोलते हैं, उनको कई बार हम हैरान हो जाते हैं कि प्रदेश का मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं सुक्खू जी झूठ बोलते हैं? झूठ बोलते हैं और क्या। आप कल्पना करिए 55 लाख रुपए मिला। हमने भी प्रदेश के अधिकारियों से पता करने की कोशिश की, डिस्ट्रिक्ट के जिला के अधिकारियों से पता किया। हमने कहा कुछ सीजर हुआ है? बोलते नहीं, हमें जानकारी नहीं। हमने कहा पता कर लो। पता करने के बाद मिला ही नहीं, बोलते कहीं नहीं। इस तरह से अगर 55 लाख रुपए मिला, रिकवर हुआ, तो मुझे बताइए कहाँ मिला, कब मिला, किस पुलिस स्टेशन में एफआईआर की गई, किन लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई, उसमें कार्रवाई क्या हुई उसमें। आप मुख्यमंत्री होकर के ये बातें कह रहे हैं और उसके बाद आप इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब आप सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से किसी को व्यक्तिगत रूप से आरोप लगा करके उसकी छवि को बर्बाद करना चाह रहे हैं, जो मैं समझता हूँ कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री जवाब नहीं दे पाए। मैंने कहा कि कल तक दीजिए, एफआईआर कहाँ हुई है, कितना पैसा मिला है, क्या सुक्खू जी का सड़क पे मिला, सुक्खू जी का सड़क पे मिला तो कहाँ रखा है, बताए तो सही। अच्छा, ये आपके पीछे शिवधाम है जिसको बंद कर दिया है। दरअसल ये मंडी में वो जगह है जो शिमला और मनाली को जोड़ती है और इसको बंद कर दिया है। इस प्रोजेक्ट को बंद करने के बाद आप कैसे देख रहे हैं? क्या एक हिमाचल प्रदेश के विकास की रफ्तार पर रोक लगा दी है कांग्रेस ने? देखिए, एक शिवधाम एक मंडी जो है ना, ये मांडव ऋषि की धरती है और मांडव ऋषि की धरती होने के साथ साथ में इसको छोटी काशी कहते हैं। बहुत सारे मंदिर हैं, प्राचीन मंदिर हैं, ऐतिहासिक मंदिर हैं और इस तरह से हमने इस बात के लिए सोचा था एक कॉन्सेप्ट की एक यहाँ पर शिवधाम बनाए। यहाँ शिवरात्रि का त्यौहार होता है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला होता है। तो शिवधाम हमने 250 करोड़ का प्रोजेक्ट यहाँ पर किया, तो उसका एक पोर्शन का हमने टेंडर कर दिया था। स्ट्रक्चर उसके थोड़े से खड़े हो गए थे, लगभग 40 करोड़ की लागत से वो टेंडर जो है उसका काम शुरू हो गया था। कांग्रेस की सरकार बनी और काम बंद कर दिया। जो 250 करोड़ में से जो 200 करोड़ और पैसा था, और वो पैसे भी सेंट्रल गवर्नमेंट का, एडीबी का पैसा है, 2100 करोड़ मैंने दिल्ली से लाया था, उसमें से 200 करोड़ रखा था। वो पैसा यहाँ से डाइवर्ट करके लिए दूसरे स्थान पर भेज दिया। 16 महीने से ये काम रुका पड़ा हुआ है। यानी कि एक एक चीज को मंडी में बंद करने के लिए पूरे प्रदेश में, मंडी यूनिवर्सिटी भी उसमें, और उसमें आपको बता रहा हूं मैं 1000 इंस्टीट्यूशन हिमाचल प्रदेश में बंद किए हैं, चले हुए खुले हुए संस्थान। और उसके बाद सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी में खोली, क्योंकि शिमला एक ही यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश में और दूसरी यूनिवर्सिटी खोलने की जस्टिफिकेशन कंप्लीट बनती है मंडी, क्योंकि शिमला के बाद दूसरा एजुकेशनल कैंपस सबसे बड़ा है तो मंडी है। तो वहाँ पर हमने खोली, तो उसको भी बंद करने के लिए शुरुआत कर दी है। एयरपोर्ट जिसके लिए हमने 1000 करोड़ रुपए बजट रखा और उसका बजट भी सरकार ने आकर के जो है वो 1000 करोड़ रुपए कहीं और खर्च कर दिया। तो हर चीज़ को बंद करने में लगी है। मैं हिमाचल की बात कर रहा हूँ, पूरे प्रदेश की। मंडी तो बिल्कुल किया ही, क्योंकि यहाँ से उनको सीटें नहीं मिल पाई थी विधानसभा में। जयराम ठाकुर जी, अगर हम बात करें 1952 से, तो अब तक 20 बार लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, जिसमें से 14 बार तो कांग्रेस ही जीती है। मुख्य तौर पर 6 बार विक्रमादित्य का परिवार जीता है, वीरभद्र सिंह रहे मुख्यमंत्री। अब विक्रमादित्य को राजनीति विरासत में मिल गई है और वो टिप्पणी कैसी कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जयराम जी जो है एक फ्लॉप पिक्चर की शूटिंग करने में लगे हुए हैं, 4 जून को नतीजे आप देखिएगा, सब देखते रह जाएंगे। ऐसा है कि मैं किसी के परिवार के बारे में टिप्पणी करने का आदी नहीं हूँ।
लेकिन बड़े परिवार से कोई आदमी आता है उसको ही इज्जत मिलनी चाहिए। ये मैं समझता हूँ कि उनकी सोच का एक परिणाम है, जिसके बारे में उनकी मन में धारणा है कि मैं राजा परिवार से, इस परिवार से, ऐसे परिवार से हूँ, और जिसके कारण इन बातों को करते हैं। जिन लोगों ने धूल मिट्टी में काम करके जिंदगी खपा दी और एक मुकाम तक अपने पहुंचे उस यात्रा में, आज मैं भी, मेरी तो पृष्ठभूमि नहीं है, लेकिन मैं हिमाचल प्रदेश में लगातार 6 बार जीतने वाला विधायक एक ही हूँ, और उसके बावजूद हमको इस प्रकार की टिप्पणी करते रहे, हमारा संघर्ष, हमारी पृष्ठभूमि पर टिप्पणियां करते रहे, उसका मजाक बनाते रहे, ये मैं समझता दुर्भाग्यपूर्ण है। चलिए ठीक है। और पूरी तरह से आश्वस्त हैं आप चारों सीटों के लिए, या लग रहा है कि 3 सीटें या 2 सीटें या कुछ बदलेंगे समीकरण? हम सब सीटें जीतेंगे, 4 लोकसभा की, 2014 में भी जीते थे, 2019 में हम हिमाचल प्रदेश में इतिहास बनाए थे, पूरे देश में सबसे ज्यादा वोट शेयर के साथ जीते थे। 88 विधानसभा हिमाचल में, 68 की 88 विधानसभा क्षेत्र में लीड मिली थी जब मैं मुख्यमंत्री था, और अब की बात 2024 में भी हम 4 सीटें जीतेंगे लोकसभा की, और उपचुनाव में जो 6 सीटें हैं वो भी जीतेंगे। अच्छा, कंगना का जो बड़बोलापन है, लगता है कि वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कुछ मामला ऊपर नीचे कर सकता है? नहीं, मुझे लगता है कि भी अब चीजें ठीक हैं। ठीक है, अब पूरी तरह से ठीक है, और जीत को लेकर आश्वस्त है आप? आश्वस्त है बिल्कुल पूर्ण। 400 पार भी होगा और 4 सीटें भी यहाँ की जीतेंगे। 400 पार होगा, पूरे देश में नारा 400 पार, हिमाचल में हमारा नारा अब की बार 4 की 4, फिर 4 की 4 जयराम आएंगे। ठाकुर जी, क्या हम देख रहे हैं हिमाचल में 4 सीटें जीत रहे हैं, आप कंगना रनौत की जीत को लेकर भी आश्वस्त हैं, आप मोदी जी की जीत को लेकर आश्वस्त हैं कि 400 पार होगा और प्रधानमंत्री बनेंगे। यहाँ की जो सरकार अगर बनती है बीजेपी की, तो क्या हम ये मान रहे हैं कि हम आने वाले मुख्यमंत्री से फिर से बात कर रहे हैं? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि आपके मानने का जो एक विषय है हो सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं। हमारी पार्टी में पार्टी निर्णय करती है, और जयराम ठाकुर के बारे में तो बड़ा मैं साफ कहना चाह रहा हूँ, मेरे बारे में जो भी निर्णय किया है आज तक वो पार्टी ने ही किया है, पार्टी ही निर्णय करेगी। सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की, ये हमारी कोशिश है, ये प्राथमिकता है, इसके लिए हम लगे हैं बस। बहुत बहुत शुक्रिया जयराम जी, आपने अपना कीमती समय दिया, आपका जो नाश्ता है वो भी ठंडा हो गया। इसमें हम देख रहे हैं काफी सारी चीजें, आपकी पसंदीदा कौन सी है? फ्रूट्स हैं, पराठे हैं, सब्जी है, दही है? उसके बाद फिर सारे ये शुरुआत में आलू, ये फ्रूट्स लेता हूँ, और उसके बाद ये आलू है, ये मेरी पसंदीदा है चीज़। पहाड़ी डिश कौन सी है जो आपको ज्यादा पसंद है? तो हम सिड्डू बहुत खाते हैं। बहुत गाते हैं। अच्छा, और इन दिनों कैसे अपने आप को मेंटेन रख रहे हैं, लाइक खाना पीना और ये सब आज भी चल रहा है या पार्टी? आजकल तो कुछ भी चल रहा है, जो भी आता, लेकिन लोग बहुत चिंता करते हैं, ये खा लो वो खा लो, लेकिन फिर भी उसके बावजूद पूरा कैंपेन, मुझे इस बात की खुशी है कि बिना किसी बाधा के, बिना किसी इसके जो है, हम सफलतापूर्वक उसको निकालने में कामयाब हुए, और कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आई। और खान पान में हमारी कोई विशेष इस तरह का ये नहीं रहता, जैसा मिला जहाँ मिला, गाड़ी में खा लिया, हेलीकॉप्टर में है तो हेलीकॉप्टर में खा लिया, कहीं रेस्टोरेंट मिला तो रेस्टोरेंट में खा लिया, तो इस तरह का दौर है। आपके लिए बहुत कहा जाता है कि आप बड़े जमीनी नेता हैं, और कोई ऐसा आपके अंदर वो नहीं है कि आप हर एक से मिलते हैं, उनको समय देते हैं, समस्याएं सुनते हैं। अब आखिरी अपील आप जनता से क्या करना चाहेंगे, क्योंकि वोट होनी है, नतीजे आने वाले हैं, सबको इंतजार है 4 जून का भी? देखिए, मैं एक तो आपके माध्यम से ये जरूर निवेदन करना चाहूँगा कि मतदान करने के लिए सभी जरूर जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, और लोकतंत्र का ये त्यौहार, इसका हम सम्मान करें। और मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि पूरे देश भर में 1 दशक नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो पूरा हुआ है, जो उपलब्धियों से भरा पूरा है, और देश में अगर भरोसा है तो एक नेतृत्व पर है जिनका नाम नरेंद्र मोदी जी है, और उनको 1 दशक और चाहिए इस देश के लिए, और इस देश की ज़रूरत है, ये मजबूत नेतृत्व चाहिए, और 1 दशक मोदी जी के नाम पर और करने की शुरुआत करें। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जयराम ठाकुर जी अपना कीमती समय देने के लिए। तो आपने देखा, उन्होंने बताया किस तरीके से किन मुद्दों पर इस बार मतदान हो रहा है, जीत को लेकर आश्वस्त हैं, बस इंतजार हमको और आपको 4 जून का करना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट उमेश के साथ प्रियंका।